नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मिल्की इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं आई.के. त्रिपाठी उपस्थित हूँ। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान की प्रश्न श्रृंखला 7 को लेकर, और आज इसमें हम अरस्तु पर 15 प्रश्न करेंगे, अरस्तु भाग 2 के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है, देखते हैं। अरस्तु की अध्ययन पद्धति थी। यह पूछा गया है कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति कैसी थी। विकल्प क्या दिए गए हैं? ए आगमनात्मक, बी तुलनात्मक, सी विश्लेषणात्मक और डी उपर्युक्त तीन। तो वास्तव में जो आगमनात्मक अध्ययन पद्धति है, यह पूरी तरह से वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है। इस अध्ययन पद्धति में क्या किया जाता है, किसी विषय पर पहले एक परिकल्पना बनाई जाती है, एक परिकल्पना बना ली जाती है किसी विषय। परिकल्पना बनाने के बाद फिर क्या किया जाता है, घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करके तथ्यों का संग्रह किया जाता है। तथ्यों का संग्रह किया जाता है। तथ्यों का संग्रह करने के बाद इन तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करके फिर निष्कर्ष निकाले जाते। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति कैसी है, जो कि आगमनात्मक होती है, वो क्या है, किसी विषय पर एक परिकल्पना कर ली जाती है। परिकल्पना करने के बाद में उस घटना का, उन घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के द्वारा तथ्यों का संग्रह किया जाता है। तथ्यों का जब संग्रह हो जाता है तो उन तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस तरह से आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत वास्तव में क्या है, विश्लेषणात्मक पद्धति भी शामिल है और तुलनात्मक पद्धति भी शामिल। आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत ही विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति भी शामिल है और तुलनात्मक भी शामिल है, क्योंकि इसमें घटनाओं का विश्लेषण भी किया जाता है और तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। तो इस तरह से आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, अरस्तु की अध्ययन पद्धति कैसी थी, आगमनात्मक भी थी, तुलनात्मक भी थी, विश्लेषणात्मक भी थी, अर्थात इसका सही आंसर है उपर्युक्त तीनों। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर क्या है, विकल्प डी। और इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है, किसने सोद्देश्य अध्ययन विधि को अपनाया? किसने सोद्देश्य अध्ययन विधि को अपनाया? और विकल्प क्या दिया गया है, ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी उपर्युक्त तीनों। तो वास्तव में सोद्देश्य अध्ययन विधि को अरस्तु ने अपनाया। सोद्देश्य अध्ययन विधि क्या होती है? इसका अर्थ है कि किसी वस्तु की वास्तविक प्रकृति, किसी वस्तु की वास्तविक प्रकृति को तभी जाना जा सकता है, तभी जाना जा सकता है जब उसके पूर्ण विकसित रूप में, उसके पूर्ण विकसित रूप में उसका परीक्षण किया जाए, उसका परीक्षण किया जाए। सोद्देश्य अध्ययन पद्धति क्या कहती है कि किसी भी वस्तु की, कोई भी वस्तु है, उसकी वास्तविक प्रकृति को तभी जाना जा सकता है जब उसके पूर्ण विकसित रूप में उसका परीक्षण किया जाए, तभी हम उसके बारे में जान सकते हैं। इसीलिए यह कहता है कि जब हम राज्य और व्यक्ति के संबंधों को देखते हैं तो हम यह देख लेते हैं कि राज्य पूर्ण विकसित रूप है, तभी उसके अंग के रूप में मनुष्य को समझ सकते हैं। तो वास्तव में सोद्देश्य अध्ययन पद्धति
अरस्तु ने अपनाई थी। इसका सही आंसर होगा विकल्प सी। और अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न में क्या पूछा गया है? अरस्तु ने विज्ञानों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? और विकल्प क्या दिया गया है? ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4 और विकल्प डी 7। तो अरस्तु ने विज्ञानों का वर्गीकरण किया 3 भागों में। अरस्तु ने विज्ञानों का वर्गीकरण 3 भागों में। अरस्तु का विज्ञानों का वर्गीकरण, विज्ञानों का वर्गीकरण 3 भागों में है। कौन कौन से? नंबर 1 सैद्धांतिक विज्ञान, सैद्धांतिक विज्ञान। नंबर 2 व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान। और नंबर 3 उत्पादक विज्ञान। अरस्तु ने विज्ञानों का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। कौन कौन से? सैद्धांतिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान और उत्पादक विज्ञान। सैद्धांतिक विज्ञान में उसने किसको किसको शामिल किया है? अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र। व्यवहारिक विज्ञान में उसने किसको किसको शामिल किया है? आचार शास्त्र और राजनीति विज्ञान। उत्पादक विज्ञान में किसे किसे शामिल करता है? चित्रकला, वास्तुकला, इन सबको शामिल करता है। तो अरस्तु कहता है कि विज्ञानों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है और उसने राजनीति विज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत रखा। अरस्तु कहता है कि राजनीति शास्त्र सैद्धांतिक विज्ञान कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि इसका संबंध मनुष्य से है। मनुष्य के बारे में अध्ययन करना के कारण राजनीति विज्ञान सैद्धांतिक विज्ञान नहीं बन सकता, क्योंकि मनुष्य के विचार, उसकी सोच निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तो अरस्तु ने विज्ञानों का वर्गीकरण 3 भागों में किया। इसका सही आंसर होगा बी 3 भागों में। और अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत रखा है और वह कहता है कि राजनीति शास्त्र कभी भी सैद्धांतिक विज्ञान नहीं बन सकता। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया वो केवल यह है कि अरस्तु ने विज्ञानों का वर्गीकरण कितने भागों में किया? उसका सही आंसर होगा विकल्प बी 3 भागों में। और अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है? अरस्तु ने कुल कितने संविधानों का अध्ययन किया? क्या पूछा गया है? कितने संविधानों का अध्ययन किया? विकल्प ए क्या है? 58, बी 158, सी 258 और डी क्या है? एक भी संविधान का अध्ययन नहीं किया। तो वास्तव में अरस्तु ने जब अपना ग्रंथ पॉलिटिक्स लिखा था, जब उसने अपना ग्रंथ पॉलिटिक्स लिखा था, तो यह पॉलिटिक्स उसने विश्व के कुल 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके लिखा था। 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके लिखा था। इस तरह से अरस्तु ने कुल 158 संविधानों का अध्ययन करके अपना ग्रंथ पॉलिटिक्स लिखा था। और इस प्रश्न में आपसे जो पूछा गया है वो क्या है? अरस्तु ने कुल कितने संविधानों का अध्ययन किया? इसका सही आंसर है विकल्प बी 158। और इसके बाद अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो इस 5वें प्रश्न में क्या पूछा गया है देखते हैं।
अरस्तु को वैज्ञानिक का दर्जा दिया जाता है। अरस्तु को वैज्ञानिक का दर्जा दिया जाता है क्यों दिया जाता है, ये कारण नीचे दिए गए हैं। कौन से हैं? नंबर 1, उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। नंबर 2, उसने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया। नंबर 3, वह एक यथार्थवादी विचारक है। और अब फिर आगे क्या लिखा है? सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए केवल एक सत्य है, विकल्प बी 1 और 2 सत्य हैं, विकल्प सी 1 और 3 सत्य हैं, और विकल्प डी 1, 2 एवं 3 सत्य है। तो हमें यह देखना है कि अरस्तु को जो वैज्ञानिक का दर्जा दिया जाता है उसका सही कारण इन तीनों में से कौन है। एक कोई कारण है या एक से अधिक कारण है, और जब हम ये जान लेंगे कि कौन कौन से उसमें से कारण है उसको वैज्ञानिक का दर्जा दिए जाने के लिए, तो फिर हम ए, बी और सी और डी में से सही विकल्प का चयन आसानी से कर लेंगे। तो हम एक एक तथ्यों पर विचार करें। अरस्तु को क्यों वैज्ञानिक का दर्जा दिया जाता है? पहला तथ्य क्या है? उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, ये सच है। अरस्तु का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। दूसरा क्या है? उसने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया, यह भी सच है। उसने अरस्तु के पहले राजनीति विज्ञान का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था, लेकिन अरस्तु ने नीति शास्त्र से राजनीति शास्त्र को अलग कर दिया और राजनीति शास्त्र को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। और तीसरा क्या है? वह एक यथार्थवादी विचारक है, यह भी सच है। प्लेटो एक काल्पनिक और आदर्शवादी विचारक है, लेकिन अरस्तु पूरी तरह से यथार्थवादी विचारक है। अर्थात अरस्तु को वैज्ञानिक का दर्जा दिए जाने के कारण ये तीनों ही हैं, कोई एक कारण नहीं है, बल्कि इन तीनों कारणों से ही उसको वैज्ञानिक का दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का सही विकल्प होगा डी, 1, 2 और 3 सत्य है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है विकल्प डी। और अब इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। तो इस 6वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? यह प्रश्न कथन कारण का प्रश्न है। क्या दिया गया है? कथन दिया गया है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और कारण, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से पृथक किया, यह कारण दिया गया है। और इसमें फिर कथन कारण के प्रश्नों में क्या होता है? 4 विकल्प जो दिए जाते हैं उनमें से सही विकल्प का चयन करना होता है। 4 विकल्प क्या रहते हैं? पहला, कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण। कारण कथन का सही स्पष्टीकरण। विकल्प बी में क्या रहता है? कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं। और विकल्प सी में क्या होता है? कथन सत्य है, कारण सत्य है। और डी, कथन असत्य है, कारण सत्य। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? कथन और कारण दोनों को पढ़ लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि दोनों में से एक सत्य है या दोनों सत्य है, और अगर केवल एक सत्य है तो कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। अगर केवल एक सत्य है तो सी और डी में से ढूंढ लेते हैं कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, उन विकल्पों का चयन कर लेते हैं, उसको सही निशान लगा के अपनी आंसर शीट में उसको रंग देते हैं। लेकिन अगर दोनों सत्य हैं, कथन और कारण दोनों सत्य हैं, तो फिर अब हमें यह देखना होता है कि वह सही स्पष्टीकरण है कि सही स्पष्टीकरण नहीं। इसको कैसे हम जान सकते हैं? हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि कथन कारण के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। जब दोनों सत्य होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? कथन पढ़ेंगे, कथन के बाद क्योंकि लगाएंगे और फिर उसके बाद कारण पढ़ेंगे। अगर क्योंकि संतुष्ट हो गया तो इसका अर्थ है सही स्पष्टीकरण है, और क्योंकि संतुष्ट नहीं हुआ तो सही स्पष्टीकरण नहीं। हम इसको कैसे देख लेते हैं? कथन को पढ़ें, फिर क्योंकि लगाएं, फिर कारण पढ़ें। अगर वह उसका सही कारण प्रतीत हो रहा है तो क्योंकि संतुष्ट हो जाएगा, और सही कारण नहीं होगा तो क्योंकि संतुष्ट नहीं होगा। अब इस प्रश्न में इसी प्रक्रिया को हम अपनाते हैं और इसको
हल करते हैं। क्या लिखा है? अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों उसे जनक कहा जाता है राजनीति विज्ञान का? क्योंकि उसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया था। इसके पहले, अरस्तु के पहले तक राजनीति शास्त्र का अध्ययन वास्तव में नीति शास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता था, लेकिन अरस्तु ने पहली बार राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग करके उसे स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित कर दिया। इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता या राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो उसे जनक कहे जाने का सही कारण यही है, क्योंकि उसने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से पृथक किया, अर्थात कथन का सही स्पष्टीकरण यह कारण है। इसका अर्थ है कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। सही स्पष्टीकरण है। क्यों सही स्पष्टीकरण है? क्योंकि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहे जाने का उचित कारण, सही कारण वास्तव में यही है, उसे उसके द्वारा राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग करना। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ए, कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न फिर कथन और कारण का प्रश्न है। इसमें एक कथन दिया गया है। क्या दिया गया है कथन? अरस्तु को संविधानवाद का पिता कहा जाता है। और कारण क्या दिया गया है? अरस्तु विधि के शासन में आस्था रखता है। और फिर 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करना है आपको। 4 विकल्प में पहला क्या है? कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। और विकल्प बी क्या है? कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। और सी क्या है? कथन सत्य है, कारण असत्य है। और डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करते हैं? कथन और कारण दोनों को पढ़ लेते हैं। अगर दोनों में से कोई एक सत्य है, दूसरा असत्य है, तो उस विकल्प को ढूंढ लेते हैं जिसमें एक सत्य और दूसरा असत्य है, तो सही विकल्प का चयन कर लेते हैं। लेकिन अगर दोनों सत्य हैं, कथन और कारण, तो फिर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि व्याख्या है या व्याख्या नहीं। तो कथन क्या है इस प्रश्न में? अरस्तु को संविधानवाद का पिता कहा जाता है। तो हम सबसे पहले यह जान लें कि संविधानवाद क्या है, और संविधानवाद जानने के लिए हम यह भी जानें कि संविधान क्या है। तो 2 अवधारणाएं हमें जानने हैं, एक संविधान और दूसरा संविधानवाद। संविधान वास्तव में क्या कहलाता है? नियमों कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की जनता शासित होती है, वह संविधान कहलाता है। नियमों कानूनों का यह संग्रह लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में नियमों कानूनों का संग्रह होता है जिससे किसी देश की जनता शासित होती है। और संविधानवाद क्या है? इसी संविधान में जो लक्ष्य हैं, जो मूल्य हैं, उन्हीं मूल्यों, उन्हीं लक्ष्यों को क्रियान्वित करना, उन्हीं लक्ष्यों को क्रियान्वित करना वास्तव में संविधानवाद है। जो लक्ष्य हैं, जो मूल्य हैं संविधान के, उन्हीं मूल्यों को लागू करना, पूरी तरह से उन्हें क्रियान्वित करना, वह संविधानवाद। अर्थात संविधान के अनुसार, विधि के अनुसार शासन चलाना ही संविधान। संविधानवाद वास्तव में क्या है? विधि का शासन। विधि के अनुसार शासन यदि चल रहा है तो वह संविधानवाद। और इस प्रश्न में कारण में क्या लिखा है? अरस्तु विधि के शासन में, विधि के शासन में आस्था रखता था। अर्थात अरस्तु विधि के शासन में आस्था रखता है और उसे ही क्या कहा जाता है? संविधानवाद कहा जाता है। विधि के शासन को ही वास्तव में संविधानवाद कहा जाता है और विधि के शासन में अरस्तु आस्था रख रहा है, इसीलिए अरस्तु को संविधानवाद का पिता कहा। तो वास्तव में अरस्तु को संविधानवाद का पिता कहे जाने का सही कारण क्या है? अरस्तु का विधि के शासन में आस्था रखना। अर्थात कथन और कारण दोनों सत्य हैं और इस
कथन की सही व्याख्या यह कारण कर रहा है। अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प ए, कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही व्याख्या करता है या सही स्पष्टीकरण देता है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर क्या है? ए। और अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत किसने दिया? स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत किसने दिया? और विकल्प क्या है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी उपर्युक्त दोनों ने और डी मैकियावेली। तो वास्तव में स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत दिया था अरस्तु ने। यह सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। अर्थात प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा विकल्प बी अरस्तु। और अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। आइए देखते हैं इस प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है। अरस्तु ने राज्य के लिए काइनोनिया शब्द का प्रयोग किया है। अरस्तु ने राज्य के लिए काइनोनिया शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है, और 4 विकल्प दिए गए हैं। इस 4 विकल्पों में से हमें इसका अर्थ ज्ञात करना है। विकल्प ए क्या है? एक ऐसा समुदाय जो मनुष्यों पर शासन करता है। विकल्प बी, एक ऐसा समुदाय जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं। सी, ऐसा समुदाय जो मनुष्य का पूर्ववर्ती है। और डी, ऐसा समुदाय जो विकास का परिणाम है। तो वास्तव में अरस्तु ने राज्य के लिए काइनोनिया शब्द का प्रयोग किया। काइनोनिया का अर्थ होता है जिसके बिना जिया ना जा सके, जिसके बिना रहा ना जा सके, जिसके बिना जीवन संभव ना हो। अरस्तु कहता है कि जो भी मनुष्य, कोई मनुष्य राज्य से बाहर नहीं हो सकता। वह कहता है जो भी राज्य से बाहर है वह या तो पशु है या देवता है। कोई भी मनुष्य राज्य के बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य के बिना किसी मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, अस्तित्व संभव नहीं। अर्थात काइनोनिया का अर्थ क्या है? ऐसा समुदाय जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। अरस्तु कहता है कि राज्य के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं हो सकता। जो राज्य से बाहर है वह या तो पशु है या देवता है। तो इसीलिए उसने राज्य के लिए काइनोनिया शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वह कहता है राज्य ऐसा समुदाय है जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है? एक कथन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है। क्या कथन दिया गया है? राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यह कथन किसका है? राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना है। यह कथन किसका है? विकल्प 4 दिए हैं। ए मैकियावेली, बी कौटिल्य, सी अरस्तु, डी महात्मा। यह कथन वास्तव में अरस्तु का है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विकल्प सी अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ और सदजीवन के लिए वह बना रहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी अरस्तु। और इसके बाद अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। यह कथन किसका है? यह कथन दिया गया है। क्या कथन है? इसको एक बार हम दोहरा लेते हैं। कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक। यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए प्लेटो, विकल्प बी मैक्सी, विकल्प सी बारकर और विकल्प डी कैटलिन। तो यह कथन कैटलिन का है। कैटलिन ने कहा था कि अरस्तु कन्फ्यूशियस के बाद मध्यम मार्ग और सामान्य ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। तो अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। 12वें प्रश्न में पूछा गया है अरस्तु की मृत्यु कहाँ हुई?
अरस्तु की मृत्यु कहाँ हुई थी? और विकल्प क्या है? ए स्टैगिरा में, बी कैल्सिस में, सी रोम में और डी इनमें से कहीं। तो स्टैगिरा में उसका जन्म हुआ था, मृत्यु नहीं हुई। स्टैगिरा में उसका जन्म हुआ था और उसके बाद अरस्तु पढ़ने के लिए एथेंस आया। एथेंस में प्लेटो के विद्यालय एकेडमी में उसने अध्ययन कार्य किया। उसके बाद वहीं पर उसने अपना एक विद्यालय खोला, लीसियम। लीसियम विद्यालय में उसने अध्ययन अध्यापन का कार्य किया और वह एथेंस में ही रहता रहा। लेकिन 323 ईसा पूर्व में जब सिकंदर की मृत्यु हो गई, उसके बाद अरस्तु के खिलाफ वहां के जो शासक थे एथेंस के, उन्होंने अरस्तु के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया और अरस्तु को ऐसा लगा कि जिस प्रकार एथेंस के शासकों ने सुकरात को मृत्युदंड दे दिया है, वैसा ही वह कुछ अरस्तु के साथ कर सकते हैं। इसलिए अरस्तु 323 ईसा पूर्व में एथेंस से 323 ईसा पूर्व में एथेंस से कैल्सिस चला गया। एथेंस से कैल्सिस चला गया और कैल्सिस में ही उसकी मृत्यु हो गई। कैल्सिस में ही उसकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व में कैल्सिस में ही अरस्तु की मृत्यु हो गई। और जब अरस्तु एथेंस से कैल्सिस के लिए जा रहा था तो उसने कहा कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध नहीं करने दूंगा, क्योंकि अरस्तु को ऐसा लग रहा था कि एथेंस के शासक उसे मृत्युदंड दे देंगे, और जैसा कि उन्होंने सुकरात के साथ पहले किया था। तो उसने जाते हुए यही कहा कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार ऐसा अपराध नहीं करने दूंगा। तो जब वह कैल्सिस चला गया 323 ईसा पूर्व में, तो उसके एक साल बाद 322 ईसा पूर्व में 62 वर्ष की उम्र में कैल्सिस में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रश्न आपका जो पूछा गया है वो क्या है? अरस्तु की मृत्यु कहाँ हुई थी? कैल्सिस में उसकी मृत्यु हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। और अब इसके बाद हम देखते हैं आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। 13वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? किसकी मान्यता है कि राज्य व्यक्ति से पहले है? और विकल्प 4 दिए हैं। ए मैकियावेली, बी हीगल, सी अरस्तु और डी प्लेटो। तो वास्तव में यह अरस्तु की मान्यता है कि राज्य व्यक्ति से पहले है। अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति से पहले है। वह कहता है कि हम संपूर्ण को जानकर ही उसकी इकाई को जान सकते हैं, और यही वास्तव में स्वोद्देश्यपरक अध्ययन विधि है। जो अरस्तु की अध्ययन विधि है स्वोद्देश्यपरक, वह यही है। वह कहता है संपूर्ण को जानकर ही उसकी इकाई को या उसके अंगों को जाना जा सकता है। अंगों को जाना जा सकता है, और यही वास्तव में कहलाता है स्वोद्देश्यपरक अध्ययन विधि। स्वोद्देश्यपरक अध्ययन विधि, इसी को कहते हैं स्वोद्देश्यपरक अध्ययन विधि। संपूर्ण को जानकर ही उसके अंगों को जाना जा सकता है। अरस्तु कहता है कि राज्य संपूर्ण है और व्यक्ति उसकी एक इकाई, उसके एक अंग की तरह है। तो जब हम संपूर्ण को जान लेंगे तभी उसके अंगों को जान सकते हैं। इसलिए राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में है। यहाँ पर अरस्तु व्यक्ति का अर्थ जैविक मानव से नहीं बल्कि उस सामाजिक मानव से लगाता है जो कि राज्य में ही, समाज में ही सामाजिक रीति रिवाजों को समझता है। तो यह स्टेटमेंट है अरस्तु का। अरस्तु कहता है राज्य व्यक्ति से पहले है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी अरस्तु। और इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है? जो राज्य का सदस्य नहीं है या सदस्य होने के योग्य नहीं, वह या तो पशु है या देवता। यह कथन किसका है? और विकल्प दिए गए हैं 4। ए प्लेटो, बी सुकरात,
सी मैकियावेली और डी अरस्तु। इतने प्रश्नों को हल करने के बाद आप निश्चित रूप से उन प्रश्नों की व्याख्याएं सुनकर समझकर यह जान गए हैं कि यह कथन जो है वह कथन है अरस्तु का। अरस्तु ही कहता है कि राज्य का सदस्य होने के जो योग्य नहीं हो वो या तो पशु है या देवता, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता जो राज्य के बिना रहे। इसीलिए उसने राज्य के लिए कायनूनिया शब्द का प्रयोग किया था, जो कि मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है, उसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी अरस्तु। और अब इसके बाद हम देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। 15वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? अरस्तु के राज्य की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी? और विकल्प ए क्या है? राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है। विकल्प बी क्या है? राज्य आत्मनिर्भर है। विकल्प सी क्या है? राज्य प्राकृतिक है। और विकल्प डी क्या है? उपर्युक्त सत्य। तो अरस्तु ने राज्य के विकास के बारे में जो समझाया है वह कहता है कि राज्य की उत्पत्ति क्यों होती है, राज्य का विकास क्यों होता है। वह कहता है कि राज्य का विकास इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य आत्मनिर्भर नहीं है, मनुष्य अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, इसलिए वह कई समुदायों को बनाता है, कई समुदायों का निर्माण कर लेता है, जिसमें से सबसे पहला समुदाय होता है परिवार। वह कहता है कि परिवार नामक समुदाय इसीलिए अस्तित्व में आता है क्योंकि मनुष्य, अकेला मनुष्य आत्मनिर्भर नहीं है, वो अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता, इसलिए परिवार नामक समुदाय अस्तित्व में आता है। लेकिन परिवार नामक समुदाय में मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं ही पूरी होती हैं, कुछ आवश्यकताएं पूरी हो जाती, लेकिन सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। तो परिवार आगे चलकर ग्राम में विकसित हो जाता है। ग्राम वास्तव में क्या होता है? परिवारों का संग्रह होता है, कई परिवार मिलकर ग्राम बना लेते हैं। इस तरह से परिवार ग्राम में विकसित हो जाते हैं, जिसमें मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन सभी आवश्यकताएं यहाँ भी पूरी नहीं होती। तब ग्राम राज्य में विकास कर जाता है और राज्य अस्तित्व में आ जाता है। इस तरह से राज्य में मनुष्य की सभी आवश्यकताएं, संपूर्ण आवश्यकताएं पूरी हो जाती। इस तरह से राज्य मनुष्य की सब आवश्यकताएं पूरी करने के कारण क्या होता है? आत्मनिर्भर होता है। राज्य वास्तव में आत्मनिर्भर होता है, इसे किसी दूसरी संस्था या समुदाय के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। तो अरस्तु के राज्य की विशेषताओं में से एक क्या है? राज्य आत्मनिर्भर है, यह सच है। और उसने क्या कहा? राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है, राज्य व्यक्ति से पहले है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह सामाजिक प्राणी राज्य में ही बनता है। और राज्य संपूर्ण है, वह कहता है संपूर्ण को जानकर ही हम उसके अंगों को समझ सकते हैं। तो अरस्तु ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है, अर्थात यह भी सत्य है। और तीसरा क्या है? राज्य प्राकृतिक है। अरस्तु कहता है राज्य प्राकृतिक है क्योंकि परिवार और ग्राम, यह दोनों संस्थाएं, ये दोनों समुदाय वास्तव में प्राकृतिक हैं। तो इन संस्थाओं से विकास करने वाली संस्था भी प्राकृतिक ही है। तो उसने राज्य को प्राकृतिक माना है, राज्य को आत्मनिर्भर भी माना और राज्य को प्राकृतिक भी माना। तो ये भी सही है, अर्थात इसमें ए बी सी तीनों सही है, अर्थात इसका सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। अरस्तु के राज्य की विशेषता निम्नलिखित में से कौन होगी? उपर्युक्त सभी। इस तरह आज के ये 15 प्रश्न और अरस्तु भाग 2 में थे, और इसके साथ ही अरस्तु भाग 2 पूर्ण होता है। और अगर आपको हमारे यह प्रश्न श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अरस्तु भाग 3 पर हम 15 प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।